Hariom student, in this video we are going to study about the Venn diagram. It's very important regarding set theory. Venn diagram का जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो यूलर मैथमेटिशियन थे, स्विस मैथमेटिशियन थे, पहले उन्होंने दिया। इसके बाद से जॉन वेन जो इंग्लैंड के मैथमेटिशियन थे वो इसका मॉडिफाइड रूप दिए। तो जो मॉडिफाइड रूप है इसमें हम वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट क्या करते हैं, क्या है ये वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से सेट करते हैं। मान लीजिए कि अगर आपके पास A इक्वल टू 1 2 3 है और B इक्वल टू 2 4 ऐसे, या अभी एक ही लीजिए A इक्वल टू 1 2 3 है और यहीं पर हम यूनिवर्सल सेट लेते हैं 1 2 3 4 5। अब इसको रिप्रेजेंट करना है, ये यूनिवर्सल सेट है यहाँ। तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर सेट करते हैं और सेट को सर्कुलर, ये आपका E हुआ और ये A हो गया। इसमें जो 1 2 3 है ऐसे 1 2 3 डॉट से दिखा देंगे, 1 हुआ 2 हुआ डॉट से। फिर ये यूनिवर्सल सेट दिखाना है तो 1 2 3 तो इसमें आ गया, जो रेस्ट है 4 और 5 से दिखा देंगे। तो ये वेन डायग्राम के माध्यम से हम सेट है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स भी होगा, तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स को भी हम कैसे दिखाते हैं वेन डायग्राम में, इसको समझना है। बहुत ही आसान है समझना और बहुत ही उपयोगी है। इसको थोड़ा अस्थिर दिमाग से समझते चलें। और जैसे यहाँ पर A इक्वल टू यू इक्वल टू ले लिए हैं 1 2 3 4 5 6। जैसे ये फिगर 1 है, फिगर 1 में हम क्या देख रहे हैं कि 1 2 3 A है, B क्या है 1 2 3 4 है। तो 1 2 3 इस A में कि A का सभी एलिमेंट B में है, यानी कि A यहाँ पर A इज सबसेट ऑफ B है। तो A इज सबसेट ऑफ B है तो हम B पहले दिखाए फिर A इसमें दिखाए। अब A का जो एलिमेंट है आपको दिखाना है 1 2 3, 1 हो गया 2 हो गया 3। तो 1 2 3 A में है और B में क्या है 1 2 3 4 है, तो केवल एक 4 दिखा देंगे ऐसे पॉइंट से। तो ये 1 2 3 4 हो गया। और जब ये यूनिवर्सल है 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 आगे केवल क्या बचा 5 6, तो कहीं 5 और ये 6 दिखा देंगे। तो इस तरह से ये A इज द सबसेट ऑफ B को ऐसे हम वेन डायग्राम में दिखाएंगे। कहीं कोई दिक्कत नहीं, A इज द सबसेट ऑफ B। तो जो सबसेट है B में, तो B बड़ा सर्किल और उसी में ये कंसेंट्रिक सर्किल है, तो आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए इस दूसरा में क्या स्थिति है, इसमें 1 2 3 4 है, 3 4 5 6। इसमें हम देख रहे हैं कि दो, जैसे कि 3 और 4 3 4 3 4 यहाँ कॉमन है, इसमें भी है इसमें भी। तो 1 2 A में 1 2 और ये 3 4 दोनों है, तो यहाँ 3 4 5 6 ऐसे इसको दिखा देंगे। और यूनियन आपका वही है, एक 7 तक ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनिवर्स सेट है। तो यूनिवर्स सेट हमेशा जिस कंटेस्ट में होगा, अब यहाँ AB के कंटेस्ट में यूनिवर्स सेट ऐसा होगा जो इन दोनों के एलिमेंट को कंटेन करता है। तो दोनों के एलिमेंट्स के अलावा भी एक कर रहा है 7, तो यहाँ 7 दिखा देंगे। तो ऐसे आप दोनों चीज समझ रहे हैं। यूनिवर्स सेट का इसी वेन डायग्राम के रिप्रेजेंटेशन में बहुत ज़्यादा महत्व है, तो इसको थोड़ा बेहतर ढंग से हम समझते हैं। अब इसमें ये जो एक परिस्थिति है, इसमें क्या है 1 2 3 है, 4 5 6 है। इसमें दोनों सेट हम देख रहे हैं कि न कोई कॉमन है, अलग अलग है, इसका एलिमेंट अलग, इसका एलिमेंट अलग। तो जब वेन डायग्राम में दिखाना पड़ेगा तो अलग अलग ऐसे दिखाएंगे। A अलग है 1
2 ऐसे पॉइंट दे दो 4 5 6 4 5 6 और ये यूनियन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 तो बस इतना ही होगा। तो इस तरह से हम अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वेन डायग्राम इज वेरी यूजफुल इन रिस्पेक्ट ऑफ सेट। तो अब हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे कि कैसे ऑपरेशंस, जितने ऑपरेशंस इन सेट थ्योरी है तो उसको वेन डायग्राम के माध्यम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये देखते हैं। तो अब देख रहे हैं ऑपरेशन ऑन सेट्स। ये ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या है? ऑपरेशन ऑन सेट ये होता है कि दो सेट या 2 और मोर देन 2 सेट्स को हम एक सेट में कन्वर्ट करें तो ऐसा जो सेट बनता है वही ऑपरेशन ऑन सेट्स कहलाता है। तो ऑपरेशन ऑन सेट में पहले यूनियन ऑफ सेट्स आता है। ये यूनियन ऑफ सेट्स ये होता है ए यूनियन बी कैसे डिफाइन होता है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड ए यूनियन बी is the element of the sets of A और sets of B। अगर आप A इक्वल टू सपोज 1 2 3 है एंड B इक्वल टू 2 4 6 8 है तो A यूनियन B क्या हो जाएगा 1 2 3 4 6 और 8। तो जैसे डिफिनेशन दिया गया है ए और बी 2 सेट्स है, यूनियन ऑफ ए एंड बी, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज ऑल दोज एलिमेंट्स, ठीक है, सेट ए यूनियन बी द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स व्हिच आइदर इन ए और इन बी, यानी कि या तो ए में और बी में है उस सबका एलिमेंट्स हमने लिए तो ये यूनियन ऑफ ए यूनियन बी हो। अब ए यूनियन बी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? ए यूनियन बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म ए यूनियन बी। अब इसको अगर हमको वेन डायग्राम में दिखाना है तो वेन डायग्राम में कैसे दिखाएंगे? ये ए यूनियन बी यहाँ से वेन डायग्राम में ए यूनियन बी देखिए, ये तो आपका हो गया यूनिवर्सल सेट, यहाँ ए और ये बी। अब ए यूनियन बी ऐसे इसको छायांकित कर, ये ए है बी है और ये ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का ये वेन डायग्राम होगा। ये एग्जाम्पल आपको दिखा दिया गया, यहाँ ए इक्वल टू ए यूनियन बी 1 2 3 4 6। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ए यूनियन बी बहुत ही आसान है समझने में। ए यूनियन बी इज द डिफाइंड एज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ आइदर इन ए और इन बी, यानी कि ए यूनियन बी के जितने एलिमेंट है वो या तो ए के हैं या बी के हैं। तो 1 2 3 4 6 8 आप क्या देख रहे हैं? 1 ए में है, देख रहे हैं 2 बी में है, ए में भी है, 3 ए में है, 4 बी में है, 6 बी में है, 8 बी में है, यानी कि इसका जितना भी एलिमेंट है वो आइदर ए और बी, यही तो बात है। तो जो कर रहा है इस चीज़ को आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी मुझे लगता है कि अच्छी तरह से समझें। अब ए यूनियन बी के बाद आता है इंटरसेक्शन, इसको हम पढ़ते हैं ए यूनियन बी। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स होता है कि यह भी इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज
A intersection B is the set of all those elements which belongs from A and B. A and B यानी कि A इंटरसेक्शन B में, अब देखिए एग्जाम्पल से, जैसे वही एग्जाम्पल अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3 B 2 4 6 8। अब हमको यहाँ इस संदर्भ में A इंटरसेक्शन B अगर लिखना है तो A एंड B यानी कि जो A में भी है और B में भी है, A एंड B। तो अब ये 2 अब देख रहे हैं A में है B में और तो कुछ नहीं है, तो बस ये हो गया A इंटरसेक्शन B, यानी कि वो एलिमेंट जो A में है एंड B में, A में भी है B में, तो इंटरसेक्शन B होगी। इसको हम लोग ऐसे भी करते हैं A सेट बिल्डर फॉर्म में, A intersection B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B। अब इसको अगर हमें दिखाना होगा इसका वेन डायग्राम, तो कैसे वेन डायग्राम दिखाएंगे ये देख लीजिए। वेन डायग्राम अगर लिखना है A इंटरसेक्शन B का तो ऐसे A हो गया और ऐसे B। इसमें ये जो 2 है ये दोनों में यहाँ ये इसको सेलेक्ट कर देंगे, ये दोनों का जो कॉमन एरिया है A एंड B, तो यही हो गया आपका A इंटरसेक्शन B का वेन डायग्राम। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और A इंटरसेक्शन B क्या हुआ भाई, दोनों में जो कॉमन है, मान लीजिए कि अगर नंबर से दिखाना है तो ये 2 इसमें कॉमन है, यही A एंड B वो एलिमेंट जो A में भी है और B में, 2 ही A में भी है एंड B में, तो ऐसे हो गया A इंटरसेक्शन B। अब तीसरा टाइप है डिसजॉइंट ऑफ सेट। तो डिसजॉइंट ऑफ सेट क्या होता है कि वह A और B का डिसजॉइंट सेट टू डिसजॉइंट, अगर A और B में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं हो वैसे सेट को हम डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे A इक्वल टू 1 3 5 है, B इक्वल टू 2 4 6, इसमें अगर A इंटरसेक्शन B आप निकालिएगा तो 5 मिलेगा। तो ऐसे डिफाइन है कि A और B आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। वेरी सिंपल। तो डिसजॉइंट सेट यही हो गया। इसका अगर आप वेन डायग्राम दिखाएंगे तो वेन डायग्राम अलग अलग आप दिखा दीजिए, बस सेट A है सेट B है, ये दोनों अलग अलग है। ये तो हमेशा यूनिवर्सल सेट होगा, यूनिवर्सल है, ये A है ये B है, अलग अलग होंगे। तो इस तरह से ये आपका डिसजॉइंट सेट हो गया। अब आगे देखते हैं, अब डिफरेंस ऑफ सेट्स समझेंगे। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या है, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से हमें समझना है तो पहले देखिए A इक्वल टू अगर 1 2 3 4 और B इक्वल टू 3 4 5 6 है, तो A माइनस B अगर हम लिख रहे हैं A माइनस B, तो A माइनस B में क्या हो जाएगा, ये जो 3 4 है B, ये 1 2 केवल होगा, 3 4 जो B का और A में जो दोनों में कॉमन है वो हट जाएगा, केवल 1 2 A माइनस B। और B माइनस से अगर लिखना है आपको तो B माइनस से हो जाएगा। उसी तरह से B से A ये 3 4 हटेगा तो 5 6 बचेगा, 5 6। अब इसी एग्जाम्पल को जो दिखाया गया है इसी को डिफाइन कर दिया जाता है, इसी बात को हम सेंटेंस के फॉर्म में देते हैं कि भाई क्या है डिफरेंस। तो A माइनस B इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ A which not belongs in B। A माइनस B A का वो सभी एलिमेंट है जो B में बिलोंग नहीं करता है। तो A में 1 2 3 4 है, B में 3 4 5 6 है, तो A माइनस B क्या हो गया कि वो एलिमेंट जो B में बिलोंग नहीं करता, तो एक और दो B में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए A माइनस B माइनस से अगर सिमिलरली ऐसे डिफाइन करेंगे तो B माइनस A इज डिफाइंड एज ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ B which not belongs to A। यानी कि यहाँ देख लीजिए कि ऑल दोज एलिमेंट्स, ये 5 और 6 ही इसमें बिलोंग कर रहा है, 3 4 में जो बिलोंग कर रहा है वो इसमें नहीं होगा। तो इस तरह से
a माइनस बी और b माइनस ए हो गया। a माइनस बी और b माइनस ए का अगर हम लोग वेन डायग्राम देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। वेन डायग्राम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको भी देखें। a माइनस बी का ऐसे a है, ये b है, तो b का पूरा एलिमेंट हट जाएगा, ये केवल ऐसे इसको सेट कर दीजिए, तो ये a माइनस बी यूनियन है यूनिवर्सल। अब फिर अगर आपको b माइनस ए दिखाना है तो ये a हो गया, ये b हो गया। अब ये b है, ये a है, ये b है, तो b का पूरा ये माइनस b माइनस ए करना है तो a हट जाएगा। ये b का दो एलिमेंट नॉट इन a, ये b माइनस a माइनस b माइनस ए। बहुत ही सिंपल है और आप इसको ध्यान से देखेंगे, वहीं बात को डिफाइन कर दिया गया है, डेफिनेशन भी हम समझ गए हैं। एक आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। तो सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है? इसमें जो a माइनस बी और b माइनस ए का यूनियन है उसी को सिमेट्रिक डिफरेंस कहते हैं। जैसे जैसे वेन डायग्राम से इसको भी अगर समझना है, ये a हो गया, ये b हो गया, तो इसमें a माइनस बी क्या होगा? a माइनस बी ये पार्ट होगा, b माइनस ए ये पार्ट, ये a माइनस बी हो गया। अब देख रहे हैं a माइनस बी ये हो गया, b माइनस ए ये हो गया। इन दोनों का यूनियन जो होगा वही सिमेट्रिक डिफरेंस होता है। इसका यूनियन ये a माइनस बी कर दीजिए, यूनिवर्सल हो गया, a माइनस बी यूनियन यूनियन b माइनस। अब इसमें क्या है कि इसमें x यहाँ देखा कि x such that x not belongs to intersection, यानी कि जो a इंटरसेक्शन b में नहीं है उसको छोड़ करके दोनों a माइनस बी और यूनियन b माइनस ये पार्ट, ये a इंटरसेक्शन b है, तो a इंटरसेक्शन b में जो एलिमेंट नहीं है उसको छोड़ करके सभी एलिमेंट सिमेट्रिक डिफरेंस कहे जाएंगे। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग और कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑफ इंटरसेक्शन। फर्स्ट है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। इसको हम लोग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। कम्यूटेटिव, ये कम्यूटेटिव है। अब ये इसको अगर प्रूफ आपको करना है तो ऐसे करते हैं, लेट x belongs to a intersection b. This implies that x belongs to a and x belongs to b. इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, this implies that x belongs to b and x belongs to a. Therefore x belongs to b intersection a. अब क्या हो रहा है? x belongs to a intersection b और x belongs to b intersection a. Therefore a intersection b is subset of b intersection a, and similarly b intersection a is subset of a intersection b. Therefore a intersection b equal to b intersection a. वेरी इजी। तो इस तरह से ये कम्यूटेटिव लॉ को हम प्रूफ कर लेंगे। देख रहे हैं x belongs to intersection b, this implies that x belongs to a and x belongs to a. तो ये एक ऐसे प्रोसेस है। आप अगर इसको थोड़ा सा तुरंत इस लैंग्वेज में आने से आपको अगर समझना है तो मान लीजिए a इक्वल टू 1 2 3 4 है और b इक्वल टू 3 4 5 6।
तो ए इंटरसेक्शन पी आप लीजिएगा तो दोनों में कॉमन यही ना होता है, ए इंटरसेक्शन पी दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा भाई 3 4 जो दोनों में है ए एंड बी दोनों में। फिर बी इंटरसेक्शन लीजिएगा तो भी 3 4 ही आएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन। तो यही बात है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन नहीं आता है, ये दैट इज द कम्यूटेटिव। फिर आप जब इस एसोसिएटिव लॉ में आते हैं, इसमें एक ये एसोसिएटिव लॉ है ये, तो इसमें क्या होता है कि एक सी जुट गया, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो जाएगा। इसको हम एसोसिएटिव कहते हैं, एसोसिएटिव। तो इसको भी ऐसे ही x बिलोंग्स टू ए x बिलोंग्स टू बी करके हम एसोसिएटिव लॉ को भी प्रूव कर सकते हैं, या पहले इस दोनों तरफ से आप देख सकते हैं। यहां पर 1 और एक ले लीजिए c इक्वल टू 1 5 9। इसमें हम देखेंगे अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे एक साथ पहले ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी अगर देखेंगे तो क्या होगा 3 4 3 4, इसमें 3 भी ले लिया जाए 3 5 1 3 1 3 5 एंड इंटरसेक्शन सी अब लेंगे, तो सी अगर लेते हैं तो 1 3 5 9। अब इन दोनों का कॉमन क्या है 3। फिर बी इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसे लेंगे। ए क्या हुआ हम लोग का 1 2 3 4 इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में 3 है। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है 3 है। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों भी इक्वल है, ऐसे एसोसिएटिव लॉ हो गया। फिर ये फाई पर ये रूल ऑन फाई एंड ए, ये क्या करे फाई और इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाई, यानी फाई में कोई एलिमेंट नहीं, ए में कुछ एलिमेंट, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई ही आएगा, कुछ नहीं आएगा। मानिए ए फाई समझ है फाई नथिंग, ए में जो भी लेना है लीजिए 1 2 3। अब इसका इंटरसेक्शन ये दोनों में कॉमन, तो कॉमन तो कुछ नहीं है, तो फाई इंटरसेक्शन ए है फाई। अब ए यूनियन ए आपको लिखना है इसमें, तो ए यूनियन ए ही होगा, ए है फिर एक बार ए लिखिए, तो ये इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन जब करेंगे इंटरसेक्शन ये जो है यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू है, यू क्या है यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल जब भी होगा उसमें आपका ए जो है वो सबसेट होगा, तो हमेशा यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही होगा। फिर ए इंटरसेक्शन ए होगा, ये भी आप समझ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन ए हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इसको आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में ए इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर यूनियन, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होता है। तो इस तरह से अब हम लोग इस एक्सरसाइज का जितना भी प्रॉपर्टीज है उसको हम देख चुके हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज को देखते हैं। इसमें अब हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन पढ़ रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन यूनियंस में पहला जो प्रॉपर्टी है ए यूनियन ए इक्वल टू ए, आइडेम्पोटेंट लॉ में आता है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, ये दूसरा लॉ है, ये भी आइडेंटिटी लॉ में है, और ये दोनों
बहुत ही इजी है, यू कैन अंडरस्टैंड। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन सी, ए फिर से वही कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। यूनियन पहले ये यूनियन पहले हम इसको प्रूफ भी किए थे इंटरसेक्शन वाला में, तो इसको जब आप प्रूफ करिएगा तो जहाँ एंड उसमें लिखा गया था इसमें और कर देना है। ये एसोसिएटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। इसको हम लोग प्रूफ करना सीख लेंगे। जैसे कि एक अगर आप सीख जाते हैं तो इंटरसेक्शन का भी सही कर लेंगे। प्रूफ करने के लिए क्या करना है, जैसे उसमें कहते हैं लेट एक्स बिलोंग्स टू, इसमें ए यूनियन बी यूनियन सी, डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव लॉ में एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी है। ये लैंग्वेज है, इस लैंग्वेज को एक बार समझ लीजिए, बहुत ही आसान है। तो दिस इंप्लाई दैट हम लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ब्रैकेट में है, यूनियन है तो और एक्स बिलोंग्स टू सी भी लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है। अगर यूनियन का यही है, एक्स किस में बिलोंग करेंगे, ए यूनियन बी, और ये आप दो स्टेप में लिखना है तो दो स्टेप में लिख सकते हैं। मैं एक स्टेप में लिख दिया हूँ, चलिए एक बार दो स्टेप में। पहले एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी ऐसे करिए और एक्स बिलोंग्स टू सी, फिर ए यूनियन बी, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसे जो डिफिनीशन दिया गया, और एक्स बिलोंग्स टू सी। अब ये एसोसिएट बी और सी के साथ होना है तो ब्रैकेट को हम इसके साथ ले लेंगे। दिस इंप्लाई दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू सी। जब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c तो तीनों या है, तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इस ब्रैकेट को यहाँ ले सकते हैं, कहीं कोई अंतर नहीं पड़ेगा। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b और x बिलोंग्स टू c। अब इस ब्रैकेट को हम ऐसे लिखते हैं, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू, ये जो और में है तो b यूनियन c, फिर ये और में है तो दिस इंप्लाई दैट x बिलोंग्स टू a और कोई है यूनियन और b यूनियन c करते हैं। तब देखिए यहाँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c लिए और यहाँ x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c हुआ। तो फिर सबसेट का जो डेफिनेशन है उस डेफिनेशन से a यूनियन b यूनियन c, a यूनियन b यूनियन c का सबसेट हो जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे कि देयरफॉर A union B union C is subset of A union B union C. Similarly आप लिख सकते हैं A union B union C is subset of A union B यूनियन सी। तो पहले आपको बताया गया था कि अगर ए इज सबसेट ऑफ बी है और बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए है, इसका मतलब क्या होता है, ए इक्वल टू बी होता है। तो जैसे हम इसको इसका सबसेट प्रूव किए उसी तरह इसको भी इसका सबसेट प्रूव कर लेंगे, ऐसे प्रोसेस इसलिए सिमिलर लिखा जाता है। तो देयरफॉर ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। तो ये प्रूफ हो गया। अब आपको ये जो पांचवा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज है, ये 5 नंबर, इसको भी प्रूव करना बहुत ही आसान है। ये अब पांचवा है, यहाँ पर लिखा गया है, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका ये प्रूफ हुआ 4 का प्रूफ यहाँ से। अब 5 का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या था, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यूनियन का ओवर इंटरसेक्शन, यूनियन का ओवर इंटरसेक्शन था ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए
यूनियन सी हो जाएगा, ए यूनियन सी, यहाँ इंटरसेक्शन आ जाता है, ये इंटरसेक्शन बी फिर ए इंटरसेक्शन सी, ये होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। अब इसको भी प्रूफ करना है तो इसका भी प्रूफ आप कर सकते हैं ऐसे ही, जैसे इसका लेट x belongs to A union B intersection C. This implies that x belongs to A or x belongs to B intersection C. यहाँ यूनियन है तो और हो गया। This implies that x belongs to A और x belongs to B, यहाँ देखिए and x belongs to C। अब इसका x belongs to A, देखिए यहाँ पर और x और x belongs to B लिए यहाँ and को तोड़ दिए और इसी को दो बार लिखिए and x belongs to A और x belongs to इस और x belongs to C। अब ये एंड ये क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B, ये एंड है x बिलोंग्स टू A यूनियन C। अब ये एंड इंटरसेक्शन में बदल जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C। एक बार अगर कहीं ढक गया होगा तो तुरंत देख लीजिए, लेट x belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन C, दिस इंप्लाइज दैट x belongs to A और x belongs to B इंटरसेक्शन C। यहाँ और को तोड़ा गया, ये B इंटरसेक्शन C को फिर x belongs to B and x belongs to C। अब इसी को हम लोग A यूनियन B है तो उसके अनुसार से x belongs to A और x belongs to B एंड यहाँ सब इंटरवल हो गया एंड x belongs to A और x belongs to C लिया गया, x belongs to A और x belongs to C। अब इस और को x belongs to A यूनियन B and x belongs to A यूनियन C। अब ये x belongs to A यूनियन B and आपका इंटरसेक्शन में चेंज हुआ इंटरसेक्शन C, तो x belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन C हुआ और x belongs to A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C हो गया। तो therefore you can write here कि A यूनियन B, A union B intersection C is subset of A union B intersection A union C। जब इसका ये सबसेट, ये A union B intersection C सबसेट ऑफ A union B intersection A union C, तो सिमिलरली अब फिर उसी तरह से therefore सिमिलरली यानी कि सिमिलरली we can write x belongs to similarly we can prove A union B intersection A union C is subset of A union B intersection C। Therefore A union B intersection A union C equal to A यूनियन B इंटरसेक्शन C, और ये प्रूव हो गया। तो इस तरह से हमें लगता है कि प्रॉपर्टीज को कैसे प्रूव किया जाता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं।